हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है यह समझने के लिए हम एक कंटेनर ले लेते हैं। इस कंटेनर में अगर हम पानी भर दें और एक दूसरा खाली कंटेनर बी ले लें और इसे कंटेनर ए से कनेक्ट कर दें तो वाटर कंटेनर ए से कंटेनर बी की तरफ फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। और वाटर का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों कंटेनर्स में पानी का लेवल एक बराबर न हो जाए। जब लेवल बराबर हो जाएगा तो वाटर का फ्लो अपने आप ही रुक जाएगा। तो इस कंडीशन को हम एक इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्रोसेस के दौरान कोई चेंज नहीं होता है। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि हम एक ब्लॉक ले लें और इस पर दोनों तरफ से फोर्स लगाएं, FA एंड FB। अगर FA और FB की वैल्यू इक्वल है तो हम जानते हैं कि ब्लॉक का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। सिंस ब्लॉक की पोजीशन में कोई चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है तो हम कहेंगे कि ब्लॉक एक इक्विलिब्रियम में है। इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें से एक ठंडा है और दूसरा गर्म है, अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाते हैं तो हीट का ट्रांसफ़र गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ होने लगता है और कुछ समय बाद हीट का ट्रांसफ़र रुक जाता है। ऐसे कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाता है। यहाँ पर कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यह भी एक तरह का इक्विलिब्रियम ही होगा। इसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमारा पूरा फोकस केमिकल रिएक्शंस में अटेन हो रहे इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा, जैसे कि हैबस प्रोसेस की यह रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिसमें N2 और H2 रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। वहीं अमोनिया डिकम्पोज होकर वापस N2 और H2 दे देता है। सिंस यह रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रही है तो सवाल यह उठता है कि किसी भी कंडीशन पर हम कितना अमोनिया प्रोड्यूस कर पाएंगे। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस का जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम के इस चैप्टर को। इस टॉपिक में हम फिजिकल चेंजेस के दौरान अटेन हो रहे इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करने पर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है यह भी पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के दौरान इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होते हैं और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल इक्विलिब्रियम से। किसी भी फिजिकल स्टेट चेंज के दौरान अटेन हो रहे इक्विलिब्रियम को ही हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जैसे कि सॉलिड लिक्विड के बीच इंटरकन्वर्जन, लिक्विड गैस के बीच इंटरकन्वर्जन, या फिर गैस और सॉलिड के बीच का इंटरकन्वर्जन। तो इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा उसे ही हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम से। हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर, आइस और लिक्विड दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आइस जो कि वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होकर वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसे हम मेल्टिंग कहते हैं। वहीं लिक्विड वापस आइस में कन्वर्ट होता है जिसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। तो यदि हम वाटर को एक क्लोज कंटेनर में रखें 0 डिग्री सेल्सियस पर तो एक समय ऐसा आता है जब रेट ऑफ मेल्टिंग रेट ऑफ फ्रीजिंग के इक्वल हो जाता है। ऐसे कंडीशन पर आइस और वाटर के मास में कोई चेंज हमें नज़र नहीं आता है, तो इसे ही हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम के बारे में। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम
वाटर लिक्विड से वाटर गैस में कन्वर्जन। यदि हम वाटर लिक्विड को क्लोज कंटेनर में रखकर उसके बॉइलिंग पॉइंट पर हीट करते हैं तो लिक्विड वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होकर गैसियस वाटर वेपर में कन्वर्ट होंगे, वहीं कुछ वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पर वाटर लिक्विड और वाटर वेपर के अमाउंट में कोई चेंज नज़र होता नहीं आएगा। तो इस कंडीशन को हम लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम के बारे में। को समझने के लिए हम आयोडीन का एग्जाम्पल लेते हैं। हमें पता है कि आयोडीन सबलाइम नेचर का होता है, यह सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यदि हम आयोडीन को क्लोज्ड कंटेनर में रखकर सब्लिमेशन टेम्परेचर पर हीट करें तो कुछ आयोडीन सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होंगे, वहीं कुछ गैसियस आयोडीन मॉलिक्यूल्स वापस सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होने लगेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ सब्लिमेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ डिपोजिशन के। इस कंडीशन पर हमें आयोडीन सॉलिड और आयोडीन गैस के अमाउंट में कोई चेंज नहीं नज़र आएगा। तो इस कंडीशन को हम सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कोई भी फिजिकल इक्विलिब्रियम केवल क्लोज्ड कंटेनर में ही अचीव किया जा सकता है। यदि कंटेनर ओपन होगा तो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल सिस्टम को लीव कर सकते हैं, जिससे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाएगा। और अब तक तो हम यह जान चुके हैं कि कोई भी इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल प्रोसेसेस के दौरान ही अचीव किया जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम के दौरान दोनों प्रोसेसेस फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रेट सेम होते हैं। यदि हम सिस्टम को ध्यान से देखें तो मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंजेस तो होते रहते हैं, लेकिन बल्क लेवल पर हमें कोई चेंज नज़र नहीं आता है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम एक तरह के डायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं। इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट हो जाती हैं, जैसे वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एटसेट्रा। और इक्विलिब्रियम को हम इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की कांस्टेंट वैल्यू के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। यदि हम इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को मेज़र करें और इक्विलिब्रियम पर अटेन होने वाली वैल्यू से कंपेयर करें तो हम यह बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव होने से पहले रिएक्शन कहाँ तक पहुँची है।